आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 5 बज चुके हैं और 5 का पश प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज इस प्रोग्राम में हम बात मंशियात की करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो मंशियात का बढ़ता रुझान है, एक तरफ से जहां पर मंशियात के केसेस बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ से इंतजामिया जम्मू कश्मीर पुलिस मंशियात पर काबू पाने के लिए अनथक कोशिशें भी उनकी तरफ से जारी हैं। और साथ ही साथ मुख्तलिफ मकामात पर हर अजला के अंदर, क्या जम्मू कश्मीर पुलिस की हम बात करेंगे, आग के इंतजामी की बात करेंगे, तो अवेयरनेस प्रोग्राम भी मुनक्कद किए जा रहे हैं। लेकिन आंकड़े जो है वो तशवीशनाक है। बताया जा रहा है जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं, सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अगरचे जम्मू कश्मीर के अंदर जो मंशियात के आदी अफराद हैं उनकी तादाद 25,000 से ज़्यादा है, लेकिन जो नौजवान मंशियात की लत में मुब्तला है, अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया के लिए ये एक नया बहरान ये सामने है। और उसके साथ साथ ही 2022 गुज़श्ता 2 सालों के दौरान 22 से लेकर अब तक तकरीबन 25,000 से ज़्यादा मंशियात के आदी अफराद जो है वो रजिस्टर है, यानी कि सरकारी तौर पर ये रजिस्टर है। लेकिन अगर हम गैर सरकारी तौर पर देखें तो आंकड़े जो है इससे कहीं ज़्यादा है। और उसके साथ साथ ही 20 अजला के अंदर, जम्मू कश्मीर के 20 अजला के अंदर जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर हैं वो भी मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो मंशियात की आदि अफराद हैं उनकी तादाद काफ़ी बढ़ती जा रही है। अगर हम गुज़श्ता 2-3 सालों की बात करेंगे तो 25,000 2022 से लेकर अब तक उनकी तादाद है जो मंशियात के आदि अफराद हैं। ओपीडी की अगर हम बात करें, लेकिन अब अगर हम आईपीडी की बात करेंगे तो 1595 ये जो रजिस्टर्ड हैं। लेकिन अगर हम ये ऑप्शनली रिकॉर्ड है, अगर हम अनऑप्शनली बताएं तो इससे ज़्यादा भी बताया जा रहा है कि जो मंशियात के आदी अफराद हैं। अगर हम गुज़श्ता 2-3 सालों पर नज़र डालते हैं तो 2-3 सालों के दौरान 2023 की अगर हम बात करेंगे तो 8,700 अफराद, 2024 की बात करेंगे तो 6,925 जो मंशियात के आदी अफराद हैं वो रजिस्टर्ड हैं। उसके साथ साथ ही आईपीडी की अगर हम बात करेंगे तो 2022 में आईपीडी के जो मंशियात आदि अफराद उनकी तादाद 306, 2023 के अंदर 586 और 2024 के अंदर ये आंकड़ा 703 तक पहुंच गया है। यानी कि आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म के जो ड्रग्स हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और आए रोज़ हम देख रहे हैं कि मंशियात के आदि अफराद को गिरफ्तार किया जाता है, ड्रग्स जब्त किया जा रहा है। प्रॉपर्टीज़ को भी जो मंशियात का कारोबार करने वाले लोग हैं उनकी जायदाद भी जब्त की जा रही। आखिरकार मसला संगीन है, तशवीशनाक है कि आखिर ये तादाद बढ़ती जा रही है और इसमें इजाफा होता जा रहा। आज के जो मेहमान हैं इस मौजू पे जो बात करने के लिए हमारे साथ जो है डॉक्टर राकेश बनाल है, असिस्टेंट प्रोफेसर जीएमसी जम्मू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीरजादा महराज एडवोकेट हैं, सोशल समाजी कारकुन भी है, और उसके साथ साथ ही सुखदेव सिंह जो कि समाजी कारकुन हैं। ड्रग्स के साथ उनका काफ़ी जो ड्रग्स करते हैं इस अवेयरनेस को लेकर इनका बड़ा एक अहम रोल है समाज के अंदर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुखदेव जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब के पास चलेंगे, डॉक्टर राकेश बनाल के पास, असिस्टेंट प्रोफेसर जीएमसी जम्मू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से आंकड़े हमारे पास हैं, आए रोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं, बहुत सारे जो ड्रग्स हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चाहे हम अफीम की बात करेंगे या दीगर जितने भी ड्रग्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनकी तादाद काफ़ी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर भी जो इन पेशेंट्स का कहीं ना कहीं इलाज कर रहे हैं जो कि ड्रग्स के आदी अफराद हैं, कितना बड़ा ये संगीन मसला हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है? देखिए, जो ड्रग्स की तादाद जो बढ़ी है जी, ये कुछ सालों में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा एपिडेमिक सा आ गया है। मुझे याद है जब हम ट्रेनिंग करते थे ग्रेजुएशन के लिए 2005-8 के बीच में मैं श्रीनगर में ट्रेनिंग किया हूँ, तो हमें बड़ा रेयरली कोई ओपियाइड यूज, जैसे ब्राउन शुगर कहते हैं इसको, तो बड़ा रेयरली कोई केस मिलता था। कश्मीर में इवन अल्कोहल भी बड़ा कम मिलता था हमें। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं ये हमारी एक बड़ा हिस्सा बन गया है। जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें देखें तो ओपियाइड्स को ब्राउन शुगर और ये लोकल लैंग्वेज में चिट्टा कह देते हैं,
एक एपिडेमिक आ गई है। और एक जो सर्वे हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस अब्यूज एम्स दिल्ली ने किया 2019 में, तो उन्होंने पाया कि जैसे ऑल इंडिया जो प्रेवलेंस है वो 2.2% के इर्द गिर्द है, 2.06, लेकिन वो JNK की जो है वो बड़ी ही अलार्मिंग है, अराउंड 4.9%, इनके डबल से भी ज्यादा। और जैसे पहले भी आपने कहा कि 25,000 इसमें वो लोग हैं जो IV ड्रग लेते हैं, जो इंजेक्शन के रूप में ये ओपिएट लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमारी जो एक और सर्वे हुआ है उसमें जो पाया गया, जो GMC श्रीनगर से हुआ था, उन्होंने पाया कि अब हम इवन पंजाब को शायद क्रॉस कर गए हैं। उनके हिसाब से हम आफ्टर नॉर्थ ईस्ट शायद हम दूसरे नंबर पे आ गई हमारी ड्यूटी। तो ये बहुत ही परेशानी की बात है, बहुत ज्यादा। हमारे एक और जो इंसिडेंट्स बता रहे हैं वो है कोई अराउंड 10%, मोर देन 10% से ज्यादा पॉपुलेशन जो हमारी यूटी की है वो किसी न किसी तरह का नशा कर रही है, जो 3.5 लाख से भी ज्यादा जा रहा है। तो समस्या बहुत बहुत बड़ी हो गई है। इसका जो निवारण है वो अकेले आप कहेंगे एक एजेंसी कर, ऐसा नहीं है, वो सबको मिलके सबकी पार्टिसिपेशन से ही हो पाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, दोबारा मैं आपके पास आऊँगा। अब ज़रा महराजुद्दीन के पास चलूँगा। महराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जिस तरह से जो मनशियात की जो लत है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसमें इजाफा देखा जा रहा है। कानूनी एतबार से अगर हम देखेंगे तो आए रोज़ NDPS या PSA एक्ट के तहत नौजवानों या जो इसमें मुलविस हैं, इसका कारोबार करते हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या इनको इन एक्ट के तहत जो सज़ा दी जाती हैं, क्या वो इनके लिए काफ़ी हैं, या कि हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो इसका असल कारोबार करते हैं, जहां से ये सप्लाई किया जा रहा है? उनके लिए कौन सी ऐसी सज़ा होनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो मंशियात की लत है उसे काबू किया जा सके? महराज साहब, आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए। महराज साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जब तक आपकी आवाज आती तब तक हम सुखदेव के पास चलते हैं। सुखदेव जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक ड्रग्स का जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर एक जाल फैला हुआ है, जाल जिसमें हम नौजवान, चाहे हम नौजवान लड़कों या लड़कियों की बात करेंगे, तो इसमें फंस चुके हैं। इससे बाहर निकलना कितना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए? सर देखिए, सच्चाई कड़वी लगेगी सबको। मैं सच बात ये बताता हूँ कि आज की डेट में हमारे समाज के कुछ ठेकेदारों ने और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की कमियों की वजह से ये जो नशा तस्कर हैं आज इतने ताकतवर हो चुके हैं, इतने बड़े हो चुके हैं कि इनको किसी की परवाह नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कल परसों देखा होगा कि बड़ी ब्राह्मण में पुलिस के SHO की टांगे तोड़ दी दोनों उन्होंने। बिल्कुल। 2-4 पुलिस वाले साथ थे, उनके हाथ, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी का सर फोड़ दिया। मतलब उनको डर किसी चीज का नहीं है। और जहां तक NDPS एक्ट के तहत आप कह रहे हो कि उनके मकान ध्वस्त किए जाते हैं या कुछ भी किया जाता है, सर जो बंदा इस कारोबार में इन्वॉल्व है उसको क्या, उसके आप 4 मकान तोड़ दो, वो 5 मकान बना लेगा, वो 6 मकान बना लेगा। अगर आपने पीछे आपके डिबेट में हमने ये बात कही थी कि ये जो टेररिज्म है, जो ये आतंकवाद के श्रेणी में आता है, ये जो नशा तस्कर है, तो हम आतंकवादियों से कैसे ट्रीट करते हैं? क्या हम उनको माला पहनाते हैं? हम उनको सीधा गोली मारते हैं? इनको सीधा गोली मारनी पड़ेगी सर, तब जाके खत्म होगा ये किसी गलत फहमी में ना बैठे कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, हम लोगों को इकट्ठा करके समझाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि उसका एग्जाम्पल ये है कि जब भी आप डिबेट करते हैं सर आप इसके ऊपर, तो क्या आपने कभी देखा है कि उसका आंकड़ा कम हुआ है? किसी मसले में उसका आंकड़ा कम हुआ है? आंकड़ा हमेशा बढ़ रहा है। और ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है ये अवेयरनेस प्रोग्रामों से। क्यों? क्योंकि जो सरकारें अवेयरनेस प्रोग्राम कराती है, जिनकी ड्यूटी लगाती है, वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए सर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, ना कि वाकई में उनके जस्टिस करते हैं अपने जॉब के साथ कि हमने नशा रोकना है। अगर
पुलिस आज की डेट में मन बना ले, एडमिनिस्ट्रेशन मन बना ले, सरकारें मन बना ले कि हमने ये नशा दूर करना है, तो मैं कहता हूं 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में नशा दूर हो सकता है। लेकिन वो विल पावर नहीं है, कुछ कमियां हैं पुलिस के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जिनको दूर करना पड़ेगा। और इन्वॉल्वमेंट की बात सबकी भागीदारी इसमें होनी चाहिए नशा दूर करने के लिए। आपको लगता है कि जो सरकारें हैं किसी की भागीदारी अपने साथ रख के नशा दूर करने का प्रयास कर रही है? मुझे भी कितने साल हो गए नशे के ऊपर बात करते हुए, मुझे भी कितने साल हो गए नशे के ऊपर काम करते हुए। इसके मुझे तो आज तक किसी एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस ने नहीं बुलाया कि आओ हमारे साथ नशे के प्रोग्राम में। मैंने तो यहाँ तक इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, लेकिन आज तक उसके ऊपर कार्रवाई तक नहीं हुई है। क्या बात करते हैं सर ये लोग नशा दूर करने के लिए? नशा ऐसे हवा हवाई बातों में या अवेयरनेस करने से दूर नहीं होगा। अगर आप इसको आतंकवाद की श्रेणी में समझते हो तो सीधे के सीधे गोली मारो तभी खत्म होगा ये। ठीक है, दोबारा आपके पास आऊंगा। महराज साहब, आप अपनी बात रखिए। इशफाक साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस डिबेट। जैसे इसमें डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश जी ने और सुखदेव जी ने खुद आपने भी आंकड़े बताए, तो लगता है दिस इज रियली एन एपिडेमिक। तो इस सूरत हाल को काबू करने के लिए बहुत से मेजर्स की जरूरत है। हमारी नौजवान नस्ल, ये मुझे लगता है कि अगर आप तवारीख पर नजर डालेंगे, हर चेंजिंग टाइम से कई ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को, जो लोगों को फेस करने पड़ते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आजकल साइबर क्राइम्स का भी बड़ा एक जबरदस्त चलन है। लोग हाउ पीपल आर बीइंग डिफ्रॉडेड एंड ऑल दैट। तो साथ साथ में ये ड्रग एब्यूज का भी दूसरा सिनेरियो आ गया। इट हैज स्प्रेड लाइक एपिडेमिक। तो गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को और सिविल सोसाइटी को भी हमेशा इस पर नजर रखने की जरूरत है। नौजवान नस्ल तबाही की तरफ जा रही है, इसमें बहुत सारे वजूहात हैं। मुझे लगता है इसमें इलाज की जरूरत है टू कर्व दिस इविल राइट फ्रॉम द इंसेप्शन। फिर बाद में जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, इसको ओपीडी या आईपीडी या फिर लीगल मेजर्स, तो बेटर टू कर्व इट एट द वेरी इंसेप्शन लेवल। हमें ऐसी निगरानी करनी है, ऐसी निगरानी करनी है कि ताकि नजर रहे इन जवानों पर, इस नई नस्ल पर। दिस हैज गॉन इन सच अ फैशन, इन सच अ मैनर। ये एक तरफ से ये स्टार्ट में दे टेक इट फॉर अ फन एंड आहिस्ता आहिस्ता दे बिकम एडिक्टेड। वो फिर इसमें बहुत सारे फिर मुज़मिन असरात सामने आ रहे हैं। तो वजह इसमें देखनी है, वजूहात देखनी है। इसको जरूरत है कि इसको कैसे एड्रेस किया जाए। मुझे लगता है इसमें जो बेकारी है जम्मू कश्मीर में, इसलिए शायद इसमें ज्यादा, यहाँ हो सकता है ये और भी स्टेटों में, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में जैसे इसका रुझान है, शायद ये भी एक कारण है कि जवान बेकार है, बच्चे बेकार हैं, दे टेक इट फॉर फन। तो इससे क्रिमिनलिटी भी बढ़ जाती है। जब इनके पास फिर पैसे नहीं है, वन दे गेट एडिक्टेड, फिर इनके पास पैसा चाहिए, तो दे रिजॉर्ट टू क्रिमिनल एक्टिविटीज। मुझे लगता है कि इसमें हमारा रोल बनता है, एनजीओ का रोल बनता है। ये इशफाक साहब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब भी शायद वेदर दे कैन हैव अ डिसएग्रीमेंट विद माय ऑब्जर्वेशन। मैं आई हैड बीन विंटर्स इन द बेंगलुरु, तो व्हाट आई सी ड्यूरिंग द इवनिंग आवर्स, टेक्नोलॉजी का भी कुछ इसमें कुछ इंटरवेंशन चाहिए। वहां क्या करते, ट्रैफिक पुलिस, दे कम विद सम मशीन, they get it near to the driver and test that he is not alcohol drunk, this driver। तो इस तरह की कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए। इन बच्चों को रैंडमली चेक कर दो, कहीं कहीं पर भी जो रैंडमली चेक करो, ड्राइवर को चेक कर दो, जो भी लोग आपकी नजर में लगते हैं सस्पेक्ट्स है, तो इनको चेक कर दो, ताकि ये एट द इंसेप्शन लेवल ही इसको अरेस्ट इस ट्रेंड को किया। वरना ये रुझान बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि एक कौम की तबाही है कि जिस तरह से ये रुझान जवानों में, हमारे जवानों में बढ़ता जा रहा है, जिस वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक तिजारती वक्फा लेना होगा। तिजारा खैर मकदम है प्रोग्राम 5 के पंच में। नाजरीन, सीधा आप अपने मेहमानों के पास चलते हैं और बात हम जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो मंशियात के आदि अफराद हैं, उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। अब जरा डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम इन मरीजों की बात करेंगे जो मंशियात के आदि अफराद हैं, हम मरीज ही कह सकते हैं, बहुत सारी ऐसी जो ड्रग्स हैं, चाहे हम ओपियम की बात करेंगे या दीगर जो बहुत ही कीमती भी हैं, उनकी जो हाई डोज वो लेते हैं और उसके साथ साथ ही इंजेक्ट भी होता है। आजकल सिरेंजेस का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके साथ ही वो जो हेपेटाइटिस सी है उससे भी वो भी उससे मुतासर होते हैं, यानी कि वो बीमारी उसमें भी मुब्तला होते हैं। कितना बड़ा कंसर्न है अगर हमने जल्द इस पर काबू नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है इसमें तादाद बढ़ती जा रही है वो नौजवानों की है। सर आप अनम्यूट कीजिए। राकेश जी, आप अनम्यूट कीजिए।
जी, आपने जैसे कहा कि अगर तो वो इंजेक्टेबल ले रहा है जी। तो उसको बड़ा चांस है कि एचआईवी, क्योंकि ये नीडल्स शेयर करते हैं, एक नीडल दूसरा भी वही लगा लेता है, तो नीडल शेयरिंग के कारण उन पे बड़ा चांस रहता है एचआईवी, इस तरह की जो कि ड्रग या अपने ब्लड से जो डिजीजेस फैलती हैं, चाहे एचसीवी हो, इनका प्रेवलेंस बढ़ा जाता है। एक हमने स्टडी की थी अपने कॉलेज में, और जिसमें 70 से 80% जो हमारे एडिक्ट्स थे उनको एचसीवी पॉजिटिव पाया। तो एक तो हो गया कि अगर आप इंजेक्शन ले रहे हैं, अगर आप स्नफिंग भी कर रहे हैं, तभी आपके लंग्स में बड़ी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, लंग्स की बीमारी होनी शुरू हो जाती है। अगर आप देखें कि अगर, क्योंकि ये लोग बड़ा पूरा दिन इसी चक्कर में रहते हैं कि हमें दवाई कहाँ से मिलनी है, क्या करना है, तो अपनी बाकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो खाना जहाँ वो बाकी चीजें वो इग्नोर करते हैं, तो इनकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस या उस तरफ भी चले जाते हैं। तो सबसे जो परेशानी की बात रहती है वो रहती है कि ओपिएट में जब डोज हो जाए तो बड़ी ही डेथ हो जाती है। जो हम देख रहे हैं कि आजकल यदि आप पढ़ते हैं रोज हम कि कहीं पे बच्चा या कहीं पे पाया गया एक बच्चा वो डेथ होगी, और अगर आप देखें तो आजकल ये एक आम खबर है, आप पेपर में देखेंगे रोज की 2-3 आपको ऐसे खबरें मिल जाएंगी जिसपे कि एक बच्चे का पता नहीं चला, वो कहीं गया था, वहां पे डेथ होगी, बाकी जी, उससे 2 साल। ये भी एक बड़ा तो ये कंसर्न है। बड़ा ही चिंताजनक इसलिए कि लोग ये किसको टारगेट कर रहे हैं, ये टारगेट हो रहा है हमारा यंग जो यूथ टारगेट हो रहा है, जिसको हमारा देश आगे चलाना है, जिसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है देश की। अगर हम इस जनरेशन, पूरी जनरेशन है ये, जिसको ये हमें बचाना पड़ेगा, वरना ये एडिक्शन जो है ये जनरेशंस को तबाह कर चुकी है। अगर आप पंजाब का ही देखें तो पंजाब में क्या हालत हुई, हमारी स्टेट अब उस तरफ जा रही है, हमें भी वही परेशानी आ रही है, हमें वही इंसिडेंट्स हमारे इधर भी बढ़ रहा है, उतना ही बढ़ रहा है, शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि हमारी स्टेट भी बॉर्डर स्टेट है, वहां से आना ड्रग्स का बड़ा इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। और अवेलेबिलिटी अगर मैं जो हम देख रहे हैं अपने पेशेंट्स में, तो अवेलेबिलिटी शायद जहाँ पे आपकी गाड़ी नहीं पहुंचती, जहाँ पे बस नहीं मिलती है, वहां पे भी ड्रग मिल रहा है, और वहां से भी लोग ड्रग लेके हमारे पास आते हैं। छोटे छोटे बच्चे, मैंने 12 साल का बच्चा भी एडमिट किया है, मैंने हस्बैंड वाइफ भी अपने हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं, तो हर माँ बेटी को भी एडमिट किया है। आप ऐसा कि कोई बच गया है तो इम्यून है कि वो नहीं ले रहा ड्रग, लेकिन परेशानी की बात है यूथ इन्वॉल्व हो रहा है, जिसने देश को चलाना है, जिसने देश को संभालना है। ठीक है डॉक्टर साहब, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। अब जरा सुखदेव जी आपसे जानना चाहूंगा, ये जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, क्या वहां पर उनको वो इलाज मिल पा रहा है जिससे ये ठीक होकर फिर समाज में दोबारा अपनी आम जिंदगी जिस तरह से बाकी लोग गुजार रहे हैं ऐसे गुजार सकते हैं? क्या वो इलाज वहां पर मिल रहा है, वो फैसिलिटीज उनके लिए हैं जहां से उन्हें इस नशे से छुटकारा मिल पा सके? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। मैं आपको बताऊं, जो डी एडिक्शन सेंटर इस बार सरकारों ने बनाए हैं, बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर में मैं खुद भी गया हूं। आपने कई बार न्यूज भी आपके चैनल पे भी चली है कि कई डी एडिक्शन सेंटर में कुछ लोगों की डेथ हुई है। आप अगर वहां जाएंगे तो वहां पर जो डॉक्टर्स हैं या जो वहां पर पैरामेडिकल के जो भी वहां पर स्टाफ हैं, वो उस हद तक ड्रग्स से लड़ने में नहीं कामयाब हो रहे हैं, जहां तक मैंने देखा है। और मुझे कोई एक केस आप बता दीजिए सर, आप इतना फील्ड में आपके वर्क प्रेस वाले हैं, जर्नलिस्ट हैं, कोई एक बंदा वहां से सुधर के बाहर आया हो? बहुत ही रेयर केस होगा। क्यों? क्योंकि सर जो इनकी ट्रीटमेंट है वो बड़ी अलग तरीके से ट्रीटमेंट होती है इनकी, इनको बड़े प्यार से रखा जाता है। वहां पर सिर्फ दवाइयां खिला खिला के उनको ऐसी तैसी उनकी कर रहे हैं वहां पर वो लोग। मैं कहता हूँ ड्रग्स, अगर आप कहीं बाजार में जाएंगे ना कोई सामान लेने के लिए, तो आपको ढूंढना पड़ता है, 10 बंदों से पूछना पड़ता है कि ये सामान कहाँ मिलता है। लेकिन जब किसी को ड्रग्स लेना हो ना, तो वो चौराहे पे, गलियों पे, हर जगह मिल जाता है। तो इस तरफ भी उनको देखने की जरूरत है। और जो मेडिकल टीम जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में रखी हुई है, क्या उनकी रोजाना महीने की जो डाटा रिपोर्ट है, डेली रिपोर्ट है जो उनकी, क्या उनकी कोई डेली रिपोर्ट कोई एजेंसी, कोई डिपार्टमेंट है जो उनकी ले रहा है कि वहां पर जो हमने 10 पेशेंट्स हमने वहां एडमिट किए थे, क्या उनका क्या रिटर्न है, उनका क्या आउटकमिंग है, कुछ सुधार हुआ उनके अंदर? तो उसको ऑब्जर्व, उसको नोटिस कौन कर रहा है, कौन देख रहा है? थोड़ी कि हमने खाली इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया और वहां पर 10 पेशेंट रख दिए, बस हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है। आप एक तो जो नशे में ग्रस्त है, एक उनको हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं,
दूसरा जो हमारा यूथ है, जो आज की डेट में जो यूथ 9th-10th क्लास पढ़ के जो आगे बढ़ रहा है, उसको ये नशा तस्कर उनको पकड़ रहे हैं। कईयों के तो बेचारे फादर बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं और पीछे उनके बच्चों को ये ड्रगिस्ट जो है वो उनको खराब कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों पर सब ध्यान रखने की बात है। डी एडिक्शन सेंटर में भी इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है और ग्राउंड लेवल पे भी पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सिविल सोसाइटी को, और खासकर पुलिस की बात कर रहा हूँ, उनको सिविल सोसाइटी को साथ लेके काम करना पड़ेगा। ठीक है। मेरा साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये जो नशा जो है, अगर कोई बच्चा किसी की आदत में थोड़ी तब्दीली आए, क्योंकि वो अगर नशा करता होगा तो वालिदैन को उसके बिहेवियर में चेंज आना वो तो ऑब्वियसली उसको पता चलेगा। क्या वालिदैन को भी जिम्मेवारी है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो देखे अगर उनके बच्चे में कोई बिहेवियरल चेंज आ जाए तो जल्दी से देखे, उसके बाद ही अगर वो ना बताते हैं तो फिर वक्त गुजरने के साथ ही उनको बाद में भी पता चलता है कि उनका जो बेटा है वो ड्रग्स में मुब्तला हो चुका है? देखिए इशफाक साहब, मुझे लगता है यू कैन हैव एन एग्रीमेंट विद माय सेइंग, ये जो आजकल की जनरेशन है दिस इज वेरी एग्रेसिव। एट मेनी टाइम्स पेरेंट्स भी इनके सामने बेबस हो जाते हैं। अब क्या किया जाए? मुझे लगता है इसमें बहुत सारा एक दखल है। अगर हम फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, फिर बाद में इस पॉइंट पर आ जाता हूँ, वी हैव स्ट्रिंजेंट मेजर्स एज प्रोवाइडेड अंडर द एनडीपीएस एक्ट 1985 सेक्शन 37(1) that provides that is a non-bailable offense, cognizable offense. We have stringent measures in place. अब एग्जीक्यूशन की, एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ा एक्टिविज्म की जरूरत है। और दूसरी बात यह भी है कि वी शुड हैव अ टू रिपोर्ट द क्राइम। हमें सब जगह पर लगता है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, वी शुड बी एबल टू कम्युनिकेट टू द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि वो उस पर नजर रखे, देखें कि ये सही या नहीं है। आपको हमें कोई नहीं पकड़ेगा कि आपने भाई ये इंफॉर्मेशन दी थी। तो इस तरह से हमारा एक रोल बनता है। अब रही तीसरी बात, ये जो क्योंकि पेरेंट्स इनके सामने हेल्पलेस हैं, एक रोल बनता है एडमिनिस्ट्रेशन का, स्कूलों में, कॉलेजों में, इवन वी कैन यूज मस्जिद, पल्पिटस, अदर कम्युनिटी पुलिस के लोगों को इसके जो खतरनाक असरात हैं, जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, इट इज रियली एन एपिडेमिक। इसके बहुत सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, इसमें फिर दूसरे इश्यूज है, क्रिमिनल बिहेवियर, क्रिमिनल टेंडेंसी पैदा हो जाती है, तो डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, एंग्जाइटी ऑर्डर्स बन जाते हैं। तो इनको समझाने की जरूरत है, एक तलकीन करने की जरूरत है थ्रू स्कूल्स, थ्रू अदर वेरियस प्लेटफॉर्म्स। मुझे लगता है कि जब तक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में बच्चे पहुंच जाएंगे, लोग पहुंच जाएंगे, बेटर टू इन्वेस्ट डबली एट द वेरी इंस्ट्रक्शन लेवल, उसमें ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो एनजीओ को भी एनकरेज करने की जरूरत है। जैसे मैं आपको बता रहा था इन द स्टार्ट ऑफ द डिबेट, मैं बेंगलुरु में था, वहां शाम के टाइम ट्रैफिक पुलिस आ जाती है कोई इंस्ट्रूमेंट लेकर ड्राइवर के मुंह के पास, एंड दे टेस्ट वेदर ही इज अ ड्रंक और नॉट। सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन आल्सो रिक्वायर्ड टू चेक दिस मीडिया, टू कंटेन दिस ट्रेंड। इसमें ऐसे जरूरियात है इन चीजों को, ताकि इसको चेक किए। और तीसरी बात और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, ये एक नेक्सस है, क्रिमिनल नेक्सस है, इसको ब्रेक करने की जरूरत है। पुलिस कैन नॉट वर्क ऑफ इट्स ओन, दे हैव नॉट कम फ्रॉम द स्काइज until and unless their efforts are supplemented by the people like जैसे ये सुखदेव जी हैं और डॉक्टर साहब हैं, आप जैसे लोग हैं, और भी कई लोग हैं, इवन आई कैन एट माय ओन लेवल we can supplement the efforts, we can just provide the input, their efforts can be then augmented. Otherwise we are going through a very disastrous way, we are heading towards a very disastrous situation. अगर ये हमारा यूथ इस ड्रग एब्यूज की तरफ जाता रहा तो हमारा फ्यूचर एक ब्लीक बनता जा रहा है। ठीक है, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। नाज़रीन, यहाँ पे लेना होगा छोटा सा तिजारती वक्फा, वक्फे के फौरन बाद हाजिर होंगे तो मजीद बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात। खैर मकदम है प्रोग्राम 5 के 5 में। नाज़रीन, हम बात जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात के हवाले से कर रहे हैं कि मंशियात की तादाद जो है वो बढ़ रही है। डॉक्टर साहब, आपके पास जानना चाहूँगा, आपके पास आना चाहूँगा, जो हम नौजवान लड़कों की बात करें, अब तो नौजवान लड़कियां भी हैं जो जिनकी तादाद, जिनका नंबर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, ये हमारे लिए कितना बड़ा कंसर्न है? अब जी, ये बिल्कुल एक कंसर्न है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा है मर्दों के हवाले, लेकिन लड़कियां भी आ रही हैं हमारे सेंटर्स में हेल्प लेने के लिए, और हमें वो भी कमिट करना पड़ रहा है। हमने अपनी सेपरेट एक वार्ड, फीमेल वार्ड रखी है इसी के लिए। जहां तक बात हुई थी पहले डी एडिक्शन सेंटर की, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि डी एडिक्शन सेंटर्स की फंक्शनिंग के बारे में। तो डी एडिक्शन सेंटर्स एक
क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड कह सकते हैं आप, जो कि गवर्नमेंट, जैसे हमारा सेकेंडरी डिजीज हॉस्पिटल में जो डिडिक्शन सेंटर है ये गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है, और कुछ डिडिक्शन सेंटर हैं जो प्राइवेट सेंटर चल रहे हैं। इनमें से कितने रिकॉग्नाइज्ड हैं ये आप हमें देखना पड़ेगा, और शायद ज्यादातर नहीं है, और वहां पे शायद उतनी फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन जो डिडिक्शन सेंटर हमारा सेकेंडरी डिजीज हॉस्पिटल चल रहा है, और कुछ हद तक जो पुलिस हॉस्पिटल में डिडिक्शन सेंटर पुलिस की तरफ से चल रहा है, इनमें फैसिलिटीज अच्छी है। बात अगर हम करें तो ट्रीटमेंट किस तरह से होती है, तो दो तरह से हमारी ट्रीटमेंट रहती है। एक ओपिएट के लिए, पेशेंट के लिए, एक आ गया कि वो मेरे पास आया और पहले उसका फेज रहता है जब उसकी बॉडी में हम ओपिएट है उसको निकालने की कोशिश करते हैं, वो निकल जाता है जब ओपिएट उसकी बॉडी से, तब दो तरह की ट्रीटमेंट रहती है। एक जो ट्रीटमेंट वो कि हम उसको नैल्ट्रैक्सोन करके एक ड्रग आता है, एंटागोनिस्ट ड्रग ले लेता है, तो अब उसको जरूरत नहीं पड़ती दोबारा लेने की मसला। दूसरा रहता है बुप्रेनोर्फिन या मिथाडोन करके ड्रग रहता है। ये ड्रग है जो कि ओपिएट की तरह ही है, लेकिन हम इसको इसलिए देते हैं ताकि पेशेंट को हार्म रिडक्शन हो, उसको एटलीस्ट नुकसान जो हो रहा है ओपिएट लेने से उसका हार्म कम हो जाए। तो इसके बदले हमारे पास, अगर आप देखें सेकेंडरी डिजीज हॉस्पिटल में हमारे पास ओएसटी सेंटर है, थेरेपी, जिसमें हम जो आई ड्रग लेते हैं उनको ओपीआई जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ओरली। और दूसरा हमारा एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर चल रहा है जो कि एम्स के सहयोग से चल रहा है, और इसमें हम हर तरह के उनका ओपिएट हो, चाहे निकोटीन का हो, चाहे अल्कोहल का हो, किसी तरह का भी हो, वो हमारे पास आ सकता है। लकीली जो हमारा सेकेंडरी डिजीज हॉस्पिटल जम्मू है, इसमें हमारे पास बहुत इंडोर और आउटडोर एटीएफ फैसिलिटीज अवेलेबल है। और ऐसा नहीं है कि पेशेंट आते हैं और वो ठीक नहीं होते। ठीक है, कई बार अगर आपको एडिक्शन की डेफिनेशन बोलता हूँ, तो एडिक्शन की डेफिनेशन है इट्स अ क्रोनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज। एक डिजीज है जो क्रोनिक है, जिसमें बार बार रिलैप्स होना बड़ा कॉमन है। तो ये कहना कि पेशेंट ठीक नहीं हो रहे, पेशेंट ठीक हो रहे हैं, वो छोड़ते हैं, लेकिन फिर लाइफ में दोबारा कोई स्ट्रेस आता है, दोबारा इसकी तरफ चले जाते हैं। उसके लिए काउंसलिंग की बड़ी जरूरत रहती है, जो हमारे हॉस्पिटल में काउंसलर अवेलेबल है। हमारे पास इसके लिए एटलीस्ट 4 काउंसलर एटीएफ और ये अपना ओएसटी सेंटर में ही है, तो काउंसलर्स अवेलेबल है। उनकी जो आते हैं पेशेंट, उनकी काउंसलिंग भी की जाती है, और जब वो लगातार आते हैं उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है। हमारे सेंटर में ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स के बिना को रखा जाएगा, नहीं, पेशेंट के साथ पेरेंट्स रहते हैं, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, काउंसलिंग दोनों की चलती है। और ज्यादातर हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स नैल्ट्रैक्सोन जो हम ज्यादा अच्छा समझते हैं, क्योंकि उस पर वो एंटागोनिस्ट है और उसको नशा नहीं करना पड़ता, उस पर पेशेंट चले जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट होते हैं जो कि नैल्ट्रैक्सोन पे नहीं जा पाते, तो उनको हम बुप्रेनोर्फिन देते हैं ताकि हार्म रिडक्शन रहे, वो उतना नुकसान उनको ना हो जितना कि हो सकता है अगर वो नशा करते रहे। सो डिडिक्शन सेंटर्स को समझना पड़ेगा कि ये डिफरेंट तरह से चल रहे हैं, कुछ रिकॉग्नाइज्ड हैं, कुछ नहीं है, और एटलीस्ट जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे ठीक फैसिलिटीज हैं, लोगों को आना चाहिए, इसका फायदा उठाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया एटीएफ सेंटर, ओएसटी सेंटर, तो इसका लोग फायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, उसके पूरा एक टीम, सोशल वर्कर, एक टीम अवेलेबल रहती है इसके लिए। जो अगर आप देखें तो ये जो छुड़वाने के लिए एक टीम का रोल है, एक मैं डॉक्टर हूँ, मैं ही दवाई देके छुड़वा दूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसमें टीम का रोल, जिसमें पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स का बहुत ज्यादा रोल है, और कुछ सोसाइटी का भी। जब तक सोसाइटी ये समझेगी नहीं कि ये भी पेशेंट्स हैं, ये भी बीमार हैं और इनका इलाज हो सकता है, तब तक मुश्किल है। और हमें एज ए सोसाइटी अपने बच्चों को तो हम खो नहीं सकते, उनको हमें प्यार से ही समझना है जी। और उनका जितना काउंसल हो सके, काउंसलिंग हो सके, उनको जितना मेन स्ट्रीम में वापस ला सके उतना अच्छा। ठीक है डॉक्टर साहब, अब जरा मेहराज साहब आपसे जानना चाहूंगा, कानूनी एतबार से हमें अब क्या कुछ करने की जरूरत है ताकि हम इस बिद्दत को जम्मू कश्मीर के अंदर अगरचे खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम काबू तो पा सकते हैं। इशफाक साहब, कानूनी तौर अगर देखा जाएगा, देयर आर वेरी स्ट्रिंजेंट मेजर्स इन प्लेस। अब उनको अमलाने की जरूरत है। पुलिस इज डूइंग इट्स जॉब। अगर हम देखेंगे, इट्स अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन अवेलेबल ऑफेंस, सॉरी, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन अवेलेबल ऑफेंस।
तो 10 साल की सजा भी है इसमें, 20 साल की भी सजा है। तो कहीं पर आप देखते हैं प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाती है। लेकिन मेरा एक इसमें एक टेक जरूरी है, आई वांट टू शेयर इट थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, बिल्कुल। कि एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की जरूरत बनाने की है। जैसे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पहुंचने तक पहले एक हेल्थ सेंटर बनाए जाए, एरिया में बनाया जाए। कहीं पर बच्चे, जैसे पेरेंट्स की नेग्लिजेंस है, पेरेंट्स की अपैथी है, कैरियर टेंशन है, मैरिज इश्यूज हैं, तो किसको बताएं, किसके साथ शेयर करें? तो इन ये बिकॉज फैमिलीज रिड्यूस टू न्यूक्लियर वन, जी। कमरों में बेचारे बैठ जाते हैं फोन लेकर, तो नेचुरली दे गो टुवर्ड्स मोर एंड मोर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। मुझे मेरा एक इसमें एक मानना है कि एक कम्युनिटी टाइप हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएं जहां पर इन बच्चों की काउंसलिंग की जाए, so that they don't fall in trap, so that they don't get land into this maze। वहां पर इनकी एक अच्छी खासी काउंसलिंग हो सकती है। देयर आर अदर मीन, अदर ऑप्शंस, जहां से इनको समझाया जाए ताकि इनसे इनको छुटकारा मिल जाएगा। वरना एट द टर्मिनल स्टेज, जैसे ड्रग एडिक्शन सेंटर, कितने बच्चों को आप ड्रग एडिक्शन सेंटर में ले जाएंगे? तो फिर सारा जम्मू कश्मीर ड्रग एडिक्शन सेंटर में दाखिल करना है। तो वी हैव टू इनिशिएट मेजर ताकि ये बच्चे वहां तक ना आ जाएं। तो कम्युनिटी हेल्प चाहिए इनको, हेल्प सेंटर चाहिए इनको, काउंसलिंग की जरूरत है। मैरिज इश्यूज है, कैरियर इश्यूज है, पेरेंटल नेग्लिजेंस है, और भी कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस है। तो दीज आर द रीजन बिल्कुल। वहां तक पहुंच जाते हैं, फिर दैट रिजॉर्ट टू ड्रग्स एंड ऑल दैट। इसको वहां पर देखने की जरूरत। अदरवाइज अगर हम कानून की नजरिए से देखेंगे तो देयर आर स्ट्रिंजेंट मेजर्स इन प्लेस, वहां तो कोई कमी नहीं है। जी। लेकिन अगर कमी है तो उनको काउंसलिंग की कमी है। और ठीक है। तीसरी जो और एक और कमी है, एक एग्रेसिव कंपेनिंग की जरूरत है बाय द गवर्नमेंट, बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, इवन बाय द एनजीओ, कि इलाके से, शहर से, गांव से लोगों को, इन बच्चों को सेंसिटाइज किया जाए। ये इतने अमेच्योर्स होते हैं, इनको पता नहीं है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। देन वी वोंट बी एबल टू रिटर्न, तो हम खसारे में जाएंगे, घाटे में जाएंगे, खत्म होकर जाएंगे। इनको अगर एक कंपेनी के जरिए सेंसिटाइज किया जाएगा बच्चों को, लोगों को, तो शायद उससे भी इसमें बहुत सारा ठीक है फर्क आ जाएगा। ठीक है, अब जरा सुखदेव जी आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपकी नजर में ऐसा सुझाव है जिससे हम जम्मू कश्मीर के अंदर इस ड्रग की वबा को खत्म कर सके? और अगर हम वक्त पर इसको खत्म ना कर सके तो शायद बहुत देर हो जाएगी। नहीं सर, देखो बहुत सारे, जैसे डॉक्टर साहब ने, वकील साहब ने बताया, बहुत सारे स्टेप्स हैं लेने के लिए। मैं जहां तक मेरा मानना है कि एक ऐसा टास्क फोर्स बनाना चाहिए, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ना, कहीं पर नो पार्किंग में गाड़ी देखेंगे 10 सेकंड के अंदर उठा के टो करके ले जाएंगे। ऐसे ही एक्टिवनेस एक टास्क फोर्स में होनी चाहिए कि जो इन चीजों के ऊपर मॉनिटर करे। और खासकर मैं बताना चाहूंगा सर, जो केमिस्ट शॉप्स हैं और जो कोरियर सेंटर हैं, इनके ऊपर पैनी नजर होनी चाहिए पुलिस की, टास्क फोर्स की, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारा जरिया ड्रग्स के रिलेटेड जाता है। क्योंकि और हमने देखा जो बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैं आपको बताऊं, जैसे सरकारों को कई जगह एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना होता है, क्योंकि मैं जब से मैंने होश संभाला है 20-22 साल से, मैं देख रहा हूँ कि एक कठुआ के अंदर एक बंदा था जो ड्रग्स का काम करता था, और आज तक वो कर रहा है सर। 10 बारी वो जेल के अंदर भी गया, जेल से बाहर भी आया, लेकिन आज तक कर रहा है। और कठुआ में अगर किसी ने ड्रग्स सबसे ज्यादा लेके आया तो वही बंदा लेके आया है, लेकिन वो आज तक, पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ, वो आज तक कर रहा है। 2-4 साल अंदर भी रहा होगा, बाहर, अंदर बाहर। तो ये ऐसा सिस्टम क्यों है सर? अगर आपने किसी को पकड़ लिया, आपको पता है वो ड्रग पेडलर है और बड़े लेवल पे करता है, और कठुआ के बच्चे को पता है उस बंदे का नाम, कि वो बंदा ड्रग पेडलर है और बहुत बड़े लेवल पे करता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। तो इन चीजों पे भी सरकारों को देखना चाहिए कि ऐसे बंदे जो समाज के लिए बहुत घातक है, उनको ऐसी सजा दो, गोली मार दो, या ऐसी उम्र कैद दे दो उनको कि वो कभी जेल से बाहर ही ना आ पाए। बाकी जो मैंने बताया, कोरियर सेंटर, ये केमिस्ट शॉप पे भी इनको पैनी नजर रखनी चाहिए। और टास्क फोर्स ऐसे बनाओ जो गली गली, घर घर, चौराहे जाके पब्लिक से रिलेशन बनाए और पब्लिक से इनपुट लेके तो ड्रग पेडलर को ऊपर लगाम कसे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक रिक्वेस्ट होगा, अगली बार जब आप ड्रग्स के ऊपर डिबेट करें तो जरूर एक डाटा वो भी लेके आना कि कितने लोग डी एडिक्शन सेंटर से ठीक होके आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 साहब, एक बात में जी मेरा साहब, गवर साहब, एक बात में रखना चाहता हूँ तो आपके प्लेटफॉर्म से, कि अगर हम देखा, ये डॉक्टर साहब भी शायद दे वुड बी इन एग्रीमेंट विद माय व्हाट आई एम इंक्लूड सुखदेव जी भी, कि अगर हम देखेंगे कि समाज में जो कारण होता है क्राइम बढ़ने का, उसमें ये वजह है कि प्रिंसिपल एक वजह, प्राइमरी वजह ये होता है
because we are not able to report that crime. बहुत सारा क्राइम घरों में ही छुप जाता है. As a result, you see in the deaths of the many cases in matrimonial disputes, कहीं पर बहू जहर खा जाती है, खुदकुशी कर लेती है, कई बच्चे फांसी अपने को देते हैं. तो we are not able to report the crime. We should have an urgency to report a crime. अगर हम उसमें हेल्प करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट का, महल्ले वाले लोग, गाँवों के लोग, शहर के लोग, नजर होती है, उनको पता होता है, यहाँ तकरीबन एक आइडिया होता है ये बंदा क्या कर रहा है, कौन दुकानदार, या जैसे सुखदेव जी बता रहे थे कि जो ये केमिस्ट शॉप्स होते हैं, मे बी दिस कैन बी मीडियम, तो कहीं ना कहीं लोगों को वी शुड हैव अर्जेंसी टू रिपोर्ट दिस टू द पुलिस. मुझे नहीं लगता है कि पुलिस इतनी मतलब चीफ है, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी होगी कि दे वुड डिस्क्लोज. कहीं कहीं पर ऐसा शुबा लगता है, सस्पेक्ट है, पुलिस कैन गो एंड हैव अ रेड देयर एंड दे कैन इन्वेस्टिगेट. तो मुझे लगता है वी शुड हैव अ अर्जेंसी टू रिपोर्ट अ क्राइम. बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का. समाज के अंदर भी जितने भी हम सभी फर्द हैं, हमें भी जरूरत है, हमें भी अपना रोल निभाना है ताकि इस वबा पर काबू पाया जा सके. आप तीनों मेहमानों का, डॉक्टर राकेश बनाल जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर जीएमसी जम्मू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. एडवोकेट पीरजादा महराज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. और सुखदेव सिंह जो कि सोशल एक्टिविस्ट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए. जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो मंशियात की वबा है, मंशियात की लत है, इन जो आदी अफराद हैं उनकी तादाद जो है आहिस्ता आहिस्ता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है, जिस पर काम करने, जिस पर काबू पाने की ज़रूरत है. तो नाजरीन, फिलहाल 5 के 5 प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही. आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए. गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.